बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 16 अक्टूबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? आला और नफीस। अल्लाह ताला का बड़ा करम इनायत के वो हमें जिस हालत में रखे हम उस हालत में बेशक। शुरू करो मैसेजेस। जी बिल्कुल जी। यासिर न्याज कहते हैं, दादाजी पीटीए हुकूमत दावा कर रही है कि वो नून लीग से सस्ती सड़कें बना रही है और ये दावा उनका मेट्रो बसों के हवाले से भी आया कि हमने सस्ती बसें खरीदी हैं। कैसे कर रहे हैं वो ये दावा? मुंह पे बैठे हुए शख्स, झूठ बोलने वाले शख्स का आप क्या कर सकते? नहीं, पूरा फिक्र। हाँ। दो लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। एक वो जो मुंह पे मुकर जाए और दूसरा वो जो दरिया के दूसरी तरफ खड़ा होके आपको गाली, नहर के दूसरी तरफ खड़ा होके आपको गालियां दे रहा हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनके ख्याल में जो पेशावर मेट्रो है वो उन्होंने सस्ती बनाई है। वो यार, इन्होंने 3 मेट्रो उतने की नहीं बनाई जितनी उन्होंने पेशावर की एक बना ली है, लेकिन सस्ती बनाई है। जो बंदा मुंह पे बैठ के झूठ बोल रहा है, आप उसका क्या कर सकते हैं यार? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। 122 बिलियन तक तो गिनती जा रही थी, उसके बाद फिर इन्होंने कर्ज उठाया है 168 है 168 बिलियन पे वो चली गई है। चली गई। अब अंदाजा फरमाए। ठीक है। और इन्होंने तीनों मेट्रोज जो हैं वो 100 बिलियन से टॉपने नहीं दी। तमाम तर इल्जामात के बावजूद असल रकम यही है। तमाम तर बकवासियात के बावजूद, तमाम तर कंटेनराइजेशन दावों के बावजूद, कंटेनराइज्ड दावों के बावजूद हकीकत यही है। ये मैं वो बात बता रहा हूं जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऑडिट करके उस पर मोहर लगाई। ये इन्होंने 100 अरब से नहीं तीनों मेट्रो टाँपने दी, उनकी 160 अरब टाँप गई है, लेकिन सस्ती है जी, सस्ती है। तो चलो भाईजान, इस तरह की बकवासियात को ना, जिस तरह आप जा रहे हो तो पागल को सड़क के किनारे खड़ा को बात कर रहा हो, उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं, बेचारा ज़हनी तौर पे मजूर है। तो यूथियों की इस तरह की बात को भी ना नजरअंदाज कर दिया करें कि बेचारा ज़हनी तौर पे माजूर है, इसका क्या जवाब दिया? काबिल रहम है बेचारा, काबिल रहम है बेचारा। बल्कि इसकी रिकवरी के लिए जो साइकोथेरापी वगैरह होनी है, आप उसके बारे में सोचा करें। बड़े लोगों ने सदमे में आना है, कईयों ने खुदकुशियां करनी है, कईयों ने फौत हो जाना है। गैरत नाल नहीं, सदमे नाल। जी, गैरत तो है ही नहीं ना। ठीक है, आओ आगे चलो जी। इकराम भट्ट मैनचेस्टर से माशाल्लाह सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि बहस यानी डिबेट की कोई लिमिट होनी चाहिए और क्या मजहब, सियासत या माशरे पर बहस की एक खास हद होनी चाहिए, बिलखसूस पाकिस्तानी माशरे के तनाजुर में? देखिए, मैंने एक जगह पे पढ़ा था, कोई एक साहब ने फरमाया था कि यह गल इस तरह की तो किसी शख्स के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। जिसे ना किताब का पता होता है, ना जगह का पता होता है, उसने कब पढ़ा उसको नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है कि क्या बात हुई थी। वो एक फजूल और वाहियात शख्स है, उसके साथ आपने फर्दर गुफ्तगू नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, बहस जो है वो हमारे यहाँ नॉर्मली बरसगीर के लोगों के यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होती है। ठीक है। जब आप नीचा दिखाने चलते हैं ना, तो फिर आप उसकी हर चीज के ऊपर, तू भी पैड़ा, तेरी बीवी भी पैड़ी, तेरे बच्चे भी पैड़े, तेरी जुत्ती भी पैड़ी, ठीक है, तू जरा सुबह उठ के मेकअप करना वो भी पैड़ा, मतलब आप उसको हर चीज को घटिया साबित करने चल पड़ते हैं। तो बहस जो है, इस तरह की मुबाहिस जो है वो आखिर में जो है वो लड़ाई के ऊपर मुंतज होती। तो ऐसी बहस तो कतई नहीं होनी चाहिए। पुराने ज़मानों में जब लोग बैठा करते थे पंडालों वगैरह में, तो उस वक्त इस तरह के मुबाहिस होते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त का ज़िया है, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर दो अहले इल्म पूरे सर्टिफाइड हवालों के साथ बैठते हैं, और एकेडमिक हवालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहस होनी चाहिए। ठीक है। इसी से ही नया इल्म वजूद में आता है, इसी से ही रिसर्च फूटती है, इसी से ही चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन 99.9999999% जो है वो फजूल मुबाहिस होते हैं। तो लिहाजा इन मुबाहिस से एतराज़ करना चाहिए। जी,
वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि सर की कंपनी को हो क्या गया है। क्यों? दादाजी, फौजी फर्टिलाइजर का मुनाफा 1700 करोड़ से उठा और 29 करोड़ पे चला गया। यानी कि यार तेरा ऊपर भी इंडियंस का असर नहीं हो नहीं, गया। 17 अरब से उठ के 29 अरब पे चला गया, बढ़ गया। हाँ। 60-70% बढ़ गया। डिविडेंड भी कम हो गया, शेयर भी नीचे आ रहा है। क्यों? 36 अरब रुपया ठिकाने लगाने का जो असाइनमेंट मिली थी पिछले साल, याद है आपको? नहीं, मुझे नहीं याद, आप बताएं। 36 अरब रुपया प्रॉफिट हुआ था ना, तो इन्वेस्टर को मिला था 0। पता चला कि वो 36 अरब रुपए इंटरनली ठिकाने लगा दिए गए, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ एक्सपेंशन, ठीक है। शोधा ट्रस्ट को डोनेशन है, पता नहीं क्या कुछ कर नहीं वो दे गए, ये बचे हैं वो भाईजान। नहीं ऐस दफा फिर एक किसी ना किसी वादा कीता होएगा ना, इतना प्रॉफिट दादाजी। लिहाजा पायन उनको सलूट अपनी जगह पे, लेकिन शेयर नहीं खरीदना उनका है। अच्छा जी। हालांकि किसी दौर में, किसी लम्हा मौजूद में मैं उसका हामी रहा हूँ। 200 पे भी आप हामी थे, हाँ, जो उसकी ग्रोथ चल रही थी। हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज ख्वाजा यूसुफ गुल का, कहते हैं दादाजी, इस नुक्ता नजर या इस बयानिए को आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी गाड़ी ना होनी चाहिए, या अपनी गाड़ी हो तो उसे इस्तेमाल ना करें, ये ऊबर करीम इस्तेमाल करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई टेंशन नहीं और सुकून रहे। अगर पार्किंग का कोई मसला नहीं है तो फिर तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी गाड़ी उबर से बहुत सस्ती पड़ती है। मैंने ये तजुर्बा करके दिया है, देखा है। तो जितने का आने जाने का उबर लेती है मुझसे, उतने का मैं पेट्रोल डलवाऊं तो मेरे 3 दिन निकल जाते। तो लिहाजा अपनी गाड़ी बहुत सस्ती पड़ती है, नंबर 2। नंबर 3, देखिए, जो ओनरशिप आपको अपनी गाड़ी में मिलनी है या जो सिक्योरिटी मिलनी है वो उबर में तो नहीं मिलती, ये भी अपनी जगह पे बात है। वो जो लोग कहते हैं वो लोग हैं जिन्होंने रश वाले एरिया में जाना है, जहाँ पे पार्किंग की सहूलत नहीं है, गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ेगी, घूम के आना पड़ेगा। वो इस तरह के जो लोग हैं उनके अपने तजर्बात है। मैं ना थे गाड़ी दफ्तर के नीचे खड़ी करनी है, ऊपर आके 3-4 घंटे बक बक करके फिर वापस चले जाना है उसी गाड़ी में, उसी रूट पे बैठ के, तो मुझे उबर वारा नहीं खाती। वेरी करता है मैन टू मैन, आप किस तरह, किस पर्सपेक्टिव। अब देखिए, बात यह है, उन लोगों के लिए सस्ती पड़ती है कि गाड़ी, आजम क्लॉथ मार्केट जाना है, नहीं मैं अर्ज कर देता हूँ कि गाड़ी एक है, गाड़ी घर से निकली, उसने मुझे ऑफिस ड्रॉप किया, उसके बाद ड्राइवर लेके गया उस गाड़ी को, ठीक है। एक और जगह पे फिर घर गया ड्राइवर, वहाँ से खातून खाना को उठाया, उनको एक जगह पे ड्रॉप किया, फिर वहाँ से आया, मुझे पिक किया, फिर पिक करके फिर खातून खाना को पिक किया, फिर घर जब हम गए। जब हमने ये वाली हरकत फरमाई तो फ्यूल बहुत ज़्यादा लगा, टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर खातून खाना उबर पे ट्रैवल कर लें या आप उबर पे ट्रैवल कर लें और वो खातून खाना ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाएं, तो ये तो प्रेपोजिशन एक अच्छी लगती है। लेकिन अगर सिर्फ मैं कलियां आना है तो कलियां जाना है, फिर मुझे वो वाला करना चाहिए, वो स्वर्ल नहीं, वो की ना है, जी जी, वो जो एयरलिफ्ट, फिर मुझे उस तरह का वो अरेंजमेंट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए। तो ये वेरी करता है केस टू केस में। जो आपने बात लिखी है, वो लोग भी दुरुस्त हो सकते हैं और आप भी दुरुस्त हो सकते हैं, दोनों भी वक्त दुरुस्त हो सकते हैं। जिस तरह नोटिफिकेशन के मसले के ऊपर सर तो दुरुस्त हैं ही हैं, इमरान खान साहब भी दुरुस्त हैं। सर तो ऑलवेज दुरुस्त होते हैं, सर तो ऑलवेज राइट होते हैं। तो इमरान खान साहब भी दुरुस्त कहते वो भी ठीक है, कहते वो भी ठीक है, लेकिन लानता के पहन नहीं है। एक बात पूछ लो, सर की तशवीश का क्या बना, कहाँ तक पहुंची तशवीश? 5,000 या 8 वाली? हाँ जी, 4% से पहुंची है जी। 3 साल बाद, वो भी 3 नहीं, चौथे साल बाद पहुंचनी है। ये 4 मौजूदा माली साल की प्रोजेक्शन है ना, तो सर के 4 साल के बाद पहुंचेगी ना, 4% पे। हाँ, 4% पे तशवीश पहुंचेगी। 4 साल में 4%। दादाजी वो बस तारे ने एक जुगत कराई थी, हाँ। किसकी बात यार, चौथा फ्लोर, 4 नंबर गेट, 4% 4 साल के बाद। क्या 4 का डिजिट है यार, लगता है किसे मतलब मुक्कल नहीं है लफ्ज काट के देता है जी। चौथी शादी भी तो हो सकती। चले जुगत को जरूरत है, हमें क्या पता जी। 4 साल लगा के 4%, 4 बच्चे जेज में जी। दादाजी, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जब आप बात कर रहे हो तो मैं इंटरप्ट ना करूं। गुज़िश्ता रोज़ कर्ज की बात हुई थी, स्टेट बैंक का 30 जून की क्लोजिंग का मुल्की कर्ज का ऑफिशियल डाटा पब्लिश कुछ दिन पहले हो गया था। 122.119 122.2 हो गए जी।
अरब डॉलर पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट है जून क्लोज 122 ही पड़ा था, 122 पड़ा था, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक 108 की बातें कर रहा था। हाँ वर्ल्ड बैंक का सबन स्लो है। नहीं वर्ल्ड बैंक को तो हमने मतलब वो दंदान शिकस्त दी है, आइसोलेट कर दिया है, वर्ल्ड बैंक को आइसोलेट कर कर दिया है। वैसे भी मैं दंदान साज की तरफ जाना चाह रहा था। जैसे कीची मीची टेक्नोलॉजी, कीची मीची स्ट्रेटजी ये चल रही है कि प्रेसिडेंट को कराची भिजवा दिया, उन्होंने कहा तू दुबई तुर जा, ठीक है, क्यों भला, क्यों नोटिफिकेशन देते उन्हें दस्तखत करने ने, कीची मीची स्ट्रेटजी हुई ना जी। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक आइसोलेशन है गिल्ला तितर की बरकत से। वर्ल्ड बैंक आइसोलेशन में चला गया। गिल्ला तितर, उसामा गाजी, ये जितने भी मुजाहिदीन है ना, इनकी जद्दोजहद के नतीजे वर्ल्ड बैंक आइसोलेशन में चला गया। 5वें पोजीशन नहीं टकरा सकता वर्ल्ड बैंक जी। नेक्स्ट मैसेज नोमान आजम का, दादाजी वो क्या चीज है जो इस वक्त खरीद ली जाए वो आने वाली हुकूमत में महंगी हो जाएगी? यार आप मेरे से गलत कहाँ पूछ रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर लानत फरमाई गई है। लेकिन वैसे आपस की गल है, कोई चीज खरीद लो महंगी होगी। अभी 152 से 170 का जो सफर है वो तो अभी ट्रांसफर होना है। 100 अभी तो आप जो माल खरीद रहे हैं वो 152 से 160 के दरमियान वाला खरीद रहे हैं ना, तो जब एलसीआं एस्टेब्लिश होंगी 171-72 के ऊपर और माल पहुंचेगा, तो इसलिए कोई भी चीज खरीद लो, गन्नम खरीद लो महंगी होगी, ठीक है, चावल खरीद लो महंगा होएगा, सिंपल इज दैट। सीधे काम पे क्यों नहीं आते? शेयर्स खरीदे, सीधे काम पे आए। शेयर वाली पार्टी नहीं ना होनी, वरना असी आज के प्रोग्राम में बताया, कल बात हुई थी ग्रुप, कल नहीं अपना, हाँ कल के प्रोग्राम में हमने अर्ज कर दिया था, 2-4 शेयर अर्ज कर दिए थे, बार बार क्या बताना जी। आजम कहते हैं खाद का रेट कुव्वत खरीद से बाहर होता चला जा रहा है। मैं तो जनाब रोना रो दिया सी। अगर आप हमारा ट्यूसडे का प्रोग्राम देखें तो हमने तो इस पे बकायदा मातम किया था। बात कहाँ जाके रुकेगी? पूरा प्रोग्राम ही हमारा इस पे था। बात ये है कि आप फिर लें शॉर्टेज ऑफ गन्नम, वो सिस्टम तबाह करने आया हुआ है। हाँ आप फिर लें, 40 मन 45 मन वाला जो है वो 30-32 मन के ऊपर बैठा रो रहा होगा क्योंकि खाद नहीं डाल सकेगा जी। मोहम्मद रेहान का मैसेज है, कहते हैं मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम हूँ, मेरे पास लाहौर में 1 कनाल का एक प्लॉट है, मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूँ, इसको बेच के 5 मरले का घर या कोई दुकान खरीद लूँ, आपका क्या मशवरा है? देखिए पहले तो ये है कि आप रिसोर्स मोबिलाइज करें और इसके ऊपर कोई ऐसी चीज बना लें, कोई 4 दीवारी है जी, कोई उसकी 4 दीवारी, कोई बुनियादें फिल कर दें या कोई भर्ती पवा दें ताकि उसका रेट बढ़ जाए, नंबर 1। दूसरा, अगर इस तरह का आप इरादा नहीं रखते तो फिर उसको बेचें और वो प्लॉट जो है कनाल का किसी भी जगह पे, मेरा मतलब है कि 1-1.5 करोड़ से कम तो क्या होगा जी। और आप ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त लम्हा मौजूद में 5 मरले के घर की कीमत अच्छी जगह के ऊपर, अच्छी जगह से मुराद मैं लामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, फैसल टाउन, इन इलाकों की बात कर रहा हूँ, या जर्नलिस्ट कॉलोनी, इस इलाकों में। जर्नलिस्ट कॉलोनी में 5 मरले है ही नहीं, लेकिन 5 मरले मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। इसका रेट जो है वो तकरीबन यही है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, ठीक है। एक बड़े एसेट को लिक्विडेट करके आप छोटा एसेट खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यूएशन के अंदर गुंजाइश कम है, जिसकी एप्रिसिएशन कम है, ठीक है। फिर किसी बात के ऊपर होना चाहिए। 5 मरले के डबल स्टोरी का आपको किराया 40 से 50 मिल सकता है महीने का, तो यूं ये आपकी स्ट्रीक लग सकती है 1.5 से, मतलब आप इजी इनकम चाह रहे हैं तो ये हो सकता है। अगर आपको ये सौदा वारा खाता तो बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। प्लानिंग ऐसी रोड मैप बना देता है, नहीं वारा खाता दोबारा। इसमें डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको वारा खाता है, हमारे नजदीक तो ये बेकार प्रपोजिशन है, मेरे नजदीक तो बेकार है। मतलब आपके लिए, उस बंदे के लिए उसके मुताबिक प्रपोजिशन जाहिर है मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। अच्छा शहजाद राजपूत, आपके मैसेज का शुक्रिया। दादाजी ने इसमें मेरा ख्याल है आपको 25 मिनट प्लस माइनस का 27 मिनट का व्लॉग किया था और उसका फॉलो अप भी कर दी कि डॉक्टर कदीर साहब का जो जनाजा था वो उनके शान निशान क्यों नहीं था, इस पे बात हो चुकी। अवैस कहते हैं दादाजी आपके व्लॉग जो सी पैक पे हैं वो सारे देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि चाइना पाकिस्तान में हेल्पलेस फील कर रहा है और डिसअपॉइंट है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, मैं जुतियां खा दिया ने चीनियों ने 10 और 2018 में मैंने जो चीनियों को बताया था तुम्हारे साथ बुरी होने जा रही है,
उपाय है ना, मैंने चुक के जाके जुतियां मारियां सर उन्होंने जिन्होंने बुरी करनी सी, तो फिर जिन्होंने बुरी की थी आजकल उन्होंने नाल बुरी हो रही है। मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा ये रोक देंगे, आपको चाहिए आप इसकी प्लानिंग करें। मैं चाइनीज को कहा था भाई ठीक है, तो वो फिर जसूसियां हो गई सर साढ़े, वो ईमेल ना फाड़ के ले आया कि कहना पे। मैं कहा मैं सही कह रहा, मैं चाहता हूँ सीपैक कंटिन्यू करे क्योंकि ये पाकिस्तान को इकोनॉमिक रेस्क्यू कर लेगा और ये वाहिद जरिया होगा, ठीक है ना। वो फिर फाड़ के ले आ गए, चुप के ले आ गए, जेल तुम देता उन्होंने जी। हाँ आगे की जी कहते हैं आपको नहीं लगता कि चाइना जिस तरह से अमेरिका को टक्कर दे रहा है, हाँ ठीक है, और चाइना के इतने भी बुरे हालात पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ रेजिस्ट तो करेगा, उसने पैसे लगाए नहीं हैं। किया जी उन्होंने। अब वो इस बात पे आ गए कि साढ़े पैसे वापस करो, फर्दर तो क्या करना, उन्होंने कहा पहले पैसे लागे ने वापस करो, तो नहीं किया ना उन्होंने रेजिस्ट। और उसकी वजह ये है कि उनके पास अल्टरनेटिव आ गया ना, वो तालिबान के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हैं वो 200-250 किलोमीटर का चक्कर तो उनको पड़ जाएगा, बल्कि 700-800 किलोमीटर का चक्कर पड़ेगा, लेकिन उससे उन्हें जमीनी रास्ते से वो यूरोप तक रसाई मिल रही है। क्या करें, इनको कौन समझाए। और अगर आप बात करें यूरोप, अगर आप ईरान की और इधर की बात करें, तो वो ईरान के पास आपको तो पता है उन्होंने कितना बड़ा मुआहदा किया, ईरान का पूरा ऑयल ही उठा लिया उन्होंने। तो कोई नहीं खरीदता, हम खरीदेंगे, आओ इधर, रायती निर्खों पे खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो सही ना, ठीक है। अभी तो ईरान को ब्लैक मार्केट में ऑयल बेचना पड़ता है। और पूरी उन्होंने रीवैम्प कर दी है उनकी ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइनरियां, ड्रिलिंग, उसके बाद जनाब और फिर मार्केटिंग, ये तीनों के ऊपर मोनोपोली किसकी चल रही है? टोटल की। ओके, फ्रेंच कंपनी की। फ्रेंच की। तो इस मोनोपोली को खत्म करके यहाँ पे चाइनीज कंपनी आनी है, चाइना। पूरा ईरान की उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री रीवैम्प कर देनी, ठीक है। और रीवैम्प करके ना ईरान खुद रखना चाहे रख ले, नहीं तो उनको ही आउटसोर्स कर दे। मजा है जी। 400 मेरे ख्याल $450 के प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का उन्होंने, जिस तरह हमारे साथ $65 के प्रपोज प्रोजेक्ट के ऊपर एग्रीमेंट किया था ना, तो मेरा मतलब है कि 1979 से तो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रही है ना, तो वही चीज बन पाई है वहां पे जो लोकली उन्होंने बना ली है। वैसे उन्होंने लोकली बहुत अच्छी चीजें बना ली है। आपकी ये जो मार्गला नहीं गाड़ी होती थी हमारे यहाँ पुरानी, सुजुकी मार्गला, उसके मॉडल की सेडान ईरान ने मुकामी तौर पे तैयार कर ली हुई है, उस मॉडल की, उस लेवल की, ठीक है। तो लोकल उनकी इंडस्ट्री होगी तो यार, ये हमारे यहाँ तो लाहौर के अंदर एक मेट्रो है ना, ऑरेंज ट्रेन, जिसको हम नहीं चलने देते, उनके यहाँ 8 मेट्रोज हैं जो चलती हैं पैरेलल। आप तेहरान के सेंटर में से टनल में घुसिए और 15-20 मिनट के बाद आप तेहरान से बाहर निकल जाइए। तेहरान से उसने ट्रैफिक का, गाड़ियों की ट्रैफिक का इतना अच्छा निज़ाम कर लिया हुआ है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी वो जो लोकली वो कर सकते थे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो उनसे नहीं हो सकी। वो लाख कहते रहे, उन्होंने अपना ऑयल कंटेनर नहीं होता जी, उसको उसके ऊपर ना रंग शंग फेर के और ऊपर फटे शटे रख के ना, तो उसको त्यारा बरदार जहाज डिक्लेयर कर दी। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। मतलब इस तरह के तो वो बेचारे अपनी गरीबी दावा करते रहते हैं, लेपापोती करके तो अपने आप को डिस्प्ले करते रहते हैं। लेकिन जो जदीद टेक्नोलॉजीज हैं, अब अंदाजा करें कि मिग 31 का ऑर्डर प्लेस, मिग 29 का या मिग 31 का या MiK 30, मतलब किसी जहाज का उन्होंने अच्छा भला ऑर्डर प्लेस किया, एडवांस भी दे दिया रशिया को, और रशिया अमेरिका के प्रेशर के आगे नहीं ठहर पाया, दौड़ गया जी। रशिया ने अमेरिकन प्रेशर नहीं लिया और झुक के उन्हें कहा नहीं, पहले से हम तैयार नहीं देने। इस वक्त उनकी एयरफोर्स के अंदर सबसे जो कमी का पहलू है वो जंगी तैयारे नहीं है उनके पास। अरबे जो हैं उधर से जेड़े जेड़े मर्जी तैयारा चुक के ले। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें तो वो बना रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो चाइना उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा, इसलिए वो चाइनीज़ को वेलकम कर रहे हैं। तो ईरान तक पहुंचने का मतलब ये होगा कि दरमियान में से अफगानिस्तान क्रॉस करना, और अमेरिकन और उनके हामियों की ये ख्वाहिश है कि वो दाइश या इस तरह की तंजीमों को या ब्लैक वाटर को वहाँ पे घुसाए रखें और वो फसाद रखें, ताकि चाइना जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ज़माने में
यूरोप और अमेरिकन के साथ मिलके ईरान ने अफगानिस्तान में फसाद डाले रखा है कि कहीं हम सेंट्रल एशिया ना पहुंच जाएं। अब बिल्कुल तारीख अपने आप को दोहराएगी कि हम तो नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, हमारा भी जो मफाद है वो अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है, लेकिन अब जो ईरान के अंदर ये मुकाफात अमल होता है जी। अब ईरान के अंदर चाइना की या तरक्की की रसाई रोकी जाएगी अफगानिस्तान में फसाद डाल के, जिसकी इब्तिदा कर दी गई है। इसलिए मैं इस प्रोग्राम के अंदर खास तौर पे जियो स्ट्रेटजिक मूव जरूर डिस्कस करता हूं कि आप इसको समझें, आपका जहन खुले, ठीक है ना। अब ईरान के फिजिकल रसाई नहीं होगी तो हवाई रसाई तो हमारे पास भी है ईरान के साथ। वैसे हमारी नीयत नहीं है, अदरवाइज तो 12 महीने खुला रहता है उसके साथ, चाइना के साथ हमारा राब्ता, हवाई राब्ते की बात कर। यार मुझे एक बात सुन के बड़ी हैरत है जी। चाइना की जो एयरलाइंस हैं वो रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है उनकी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, लाहौर के, वैसे लाहौर भी आती हैं, वो सवारियां पड़ गई हैं तो टुर पाएंगे 9 नंबर वाली वैगन तो नहीं जी जी जी, सवारियां पड़ के चलेंगे, और जो सवारियां पूरियां होंगी टुर पाएंगे। रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है, मतलब जो अगर उन्होंने रेगुलर फ्लाइट्स डिक्लेयर भी कर रखी हैं तो फ्रीक्वेंटली कैंसिल होती है। यार आज भी कैंसिल है, कल भी कैंसिल है, परसों दी आएगी तो वो देते वापसी की टिकट बुक करवा लो। ऐ बड़ी हैरत हुई। इसका मतलब वो इसे इरेगुलर में डालते हैं। हालांकि चाइना की तरफ हमारे लोगों का, ट्रेडर्स का तो बहुत रुझान है जी, स्टूडेंट्स में इसके अलावा बातें मैं कर गया हूँ। अगला फीडबैक पढ़ नहीं, टाइम खत्म हो गया, टाइम मुक गया जी, ले सामीन कराम, टाइम मुक गया। ठीक, आज के लिए इतना ही। यार मैं हालांकि आज मैंने बड़ी कोशिश करके एक उबला हुआ अंडा खाया तो एनर्जी लेवल इतना है? तो मेरा मतलब है कि अगर आप संडे हो या मंडे खाओ जरूर अंडे। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतोश और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।